ओके बेटा, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका हाइड्रोजन चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक कंपाउंड डिस्कस करने वाला है, दैट इज वाटर। और एक चीज मैं और बता दूं, हाइड्रोजन की हमने कल H2 की रिएक्शंस करी थी, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, है ना। अपॉन रिएक्टिंग विद मेटल्स दीज कैन फॉर्म हाइड्राइड्स। क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पे हाइड्राइड्स का थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो हाइड्राइड्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। वो आयनिक भी हो सकते हैं और वो कोवेलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक आपके पास हाइड्राइड्स कब बनेंगे? आयनिक हाइड्राइड्स कब बनते हैं? जब आपका जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ कंबाइन करता है? मेटल के साथ, राइट। तो जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन ने कंबाइन किया था, तो आपके पास क्या बना था? सोडियम हाइड्राइड, राइट। कैल्शियम के साथ कंबाइन किया था, कैल्शियम हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स भी बनते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे बाय शेयरिंग, तो वो मोस्टली आपको पता है नॉन मेटल्स बनाएंगी, राइट। तो नॉन मेटल्स कैसे अपने हाइड्राइड्स बनाती हैं? जैसे बेरिलियम का हाइड्राइड हो गया बाय शेयरिंग, है ना। कार्बन का हाइड्राइड कौन सा हो गया? CH4। नाइट्रोजन का हाइड्राइड कौन सा हो गया? NH3। फ्लोरीन का हाइड्राइड कौन सा हो गया? HF। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। क्लियर? तो इनमें से ना एक चीज और आपको बतानी थी मैंने कि जैसे बेरिलियम की कंसिडर करें, बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया हुआ है हाइड्राइड। इसके पास टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4 है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक ऐसा हाइड्राइड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है। क्लियर? तो कुछ हाइड्राइड्स आपके पास ऐसे भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, राइट। और कुछ ऐसे भी होंगे जैसे ये हैं, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं, है ना। और 2 यहाँ पे आपके पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, राइट। तो एक्सेस में इनके पास लोन पेयर पड़े हैं जो किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे काइंड के आपके पास जो हैं हाइड्राइड्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बोलते हैं। और ये बीच वाले आ गए, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाई शेयरिंग करके, ना तो डेफिशिएंसी है ना तो कोई लोन पेयर है जो किसी को डोनेट किया जा सकता है। तो ये बहुत प्रिसाइज है, इनको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके कुछ हाइड्राइड्स हो गए कि हाइड्राइड्स भी बहुत वैरायटी ऑफ होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? राइट। तो एक चीज और यहाँ पे आपके पास एक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब वो क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो आप 12th में करोगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आपके पास ये एक मेटल क्रिस्टल है, ठीक है। आपके पास ये एक मेटल क्रिस्टल है। अब जैसे कोई भी क्रिस्टल है, जैसे मान लो आयरन ने अपना बना रखा है क्रिस्टल लैटिस, या निकल ने बना रखा है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे करके मेटल की पैकिंग हो रखी है, ठीक है। पैकिंग हो रखी है, इस पैकिंग के बीच में बेटा जो वॉइड्स है, म्यूट योरसेल्फ अमोलर, दिमाग काम नहीं करता है उनका। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं? मान लो किसी एक पूरे क्रिस्टल में मेटल एटम्स अच्छे से पैक हो रखे हैं, पैकिंग के बाद ये जो बीच में जो गैप रह जाते हैं ना, ठीक है, अब इन गैप को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? आफ्टर पैकिंग जो आपके पास गैप्स रह जाते हैं उनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। अब मान लो आपके पास कोई मेटल है, इसकी इंटरस्टिशियल साइट में कोई हाइड्रोजन का एटम इन कैप्चर हो जाए, तो हाइड्रोजन इसके साथ जो कंपाउंड बना रहा है इसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहेंगे, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन क्या होगा? आपके पास जो मेटल्स हैं, जो डी और एफ ब्लॉक की मेटल है, वो ऐसे हाइड्राइड्स बनाती हैं। वो हाइड्रोजन के एटम्स को अपनी इंटरस्टिशियल साइट में कैप्चर करके सर्टेन कंपाउंड्स बनाती हैं जिसको आप इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलते हो। इज इट क्लियर? समझ आ गया बेटा? ओके देन अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है, डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज वाटर।
अब वाटर को लेकर इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वाटर के कितने सारे रोल हैं, है ना? मेजॉरिटी ऑफ रोल्स प्ले करता है, चाहे वो फुल यूनिवर्स में हो, चाहे आपके बॉडी में हो, चाहे लैब में हो, कहीं पे भी हो, है ना? वाटर का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हो, चाहे क्लाइमेट का मेंटेन करने में हो, है ना? रेन में हो, कहीं पे भी हो, वाटर का रोल हर जगह है। और वाटर की बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे इसकी वेपराइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, ठीक है? इसकी जो फ्रीजिंग के लिए इसकी जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी हाई रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? उसके बाद में इसकी हाँ, हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई होती है। तो वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास, ठीक है? पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए बड़े जगह पे यूज़ होता है। केमिस्ट्री में तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम कंसिडर करते हैं कि वाटर एज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर जगह हर रिएक्शन के लिए मोस्टली वाटर यूज़ करते हैं। क्लियर? तो वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे आती क्यों हैं? तो ये आती हैं बेटा कि वाटर में ना एक बड़ी स्पेशल बॉन्डिंग होती है, ठीक है? जिसको आप लोग बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है वाटर में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसकी इतनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? वैसे आपका ये केमिकल बॉन्डिंग में था, लेकिन मैंने टॉपिक छुड़वा दिया था कि थोड़ी देर बात कर लेंगे। थोड़ा सा अब मैं बता देती हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मान लो आपके पास HF है, HF एक मॉलिक्यूल है, उसके पास एक दूसरा HF मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, फिर एक तीसरा HF मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। आपको पता ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों में, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? ये चीज पता ना केमिकल बॉन्डिंग में कर रखी है। अब एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेट हो गई इन सारे मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन दो एलिमेंट्स के बीच में बनती है? एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? वो तो डेफिनेटली हाइड्रोजन ही होना चाहिए, प्लस दूसरा कौन सा होना चाहिए? द एलिमेंट विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। द एलिमेंट विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और जिसका साइज भी बहुत छोटा होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कौन कौन बनाएंगे? डेफिनेटली फ्लोरीन होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर? सो द बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन and the highly electronegative element which is small in size is known as the hydrogen bonding. Clear? अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है? वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, ऐसे होता है, ये बनाने की जरूरत तो नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन भी सबको पता ना, sp3 है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वी शेप या बेंट शेप आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अब वाटर मॉलिक्यूल की स्टोरी डिस्कस करते हैं। ये एक वाटर है, पास में कहीं दूसरा वाटर पड़ा होगा, देन ये थर्ड वाटर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर? ऐसे करके बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। और ये इंटरेक्शन किसके बीच में है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? तो ये इतनी सारी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ पा रहे हो? यस और नो? तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब स्पेशल चीज क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा वो काफी ज्यादा क्या होती है? स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग होने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सारे मतलब इतनी हैवी प्रॉपर्टीज आती हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर में? एग्जैक्टली, उसकी डेंसिटी लो है, और उसके पीछे रीजन क्या है वाई द डेंसिटी इज लो? तो देखो, जब आइस बनती है तो ये वाटर हो गया,
है ना। आइस बनेगी तो यहाँ पे और भी वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है थोड़ा पास पास में आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक और वाटर मान लो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई और वाटर ऐसे प्रेजेंट है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ इधर बना जाएगा, ये इधर बना लेगा, ये ऐसे करके, तो बड़ी सारी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आप देख रहे हो ये बीच में गैप्स बन रहे हैं, कुछ देख रहे हो, देख पा रहे हो ये चीजें, कि जब आइस के केस में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास में आएंगे तो उनमें बड़ी सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जानी है, चारों तरफ से हो जानी है, जिसके कारण ये कुछ ना केजेस बन जाएंगी, कुछ गैप आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, दिस इज केज लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर केज लाइक है इसका मतलब काफी सारे गैप्स आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ज्यादा हो जाना ना, अगर इतनी स्पेस कवर करेंगे ये लोग तो वॉल्यूम क्या हो जाना है आइस का, ज्यादा। और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। सो आइस की उसकी स्ट्रक्चर की वजह से जो है डेंसिटी कम होती है, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? यस और नो? अब एक क्वेश्चन आपको और आता है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, उसके बिलो भी डेंसिटी काफी कम है और उसके ऊपर भी। रीजन डेफिनेटली एक चीज तो बेटा क्लियर समझ लो कि 4 डिग्री से सेल्सियस अगर कम पे जाएंगे, 4 से कम पे जाएंगे तो आपको पता है वाटर है आइस में कन्वर्ट हो जाना है, और आइस जैसे जैसे बनती जाएगी केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज ही करेगी। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर क्यों डेंसिटी कम हो रही है, कोई सजेस्ट कर सकता है रीजन? ओके बेटा, एट दिस मच टेम्परेचर क्या होता है, जब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर आ जाता है तो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने लग जाती है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे से, काफी दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। अगर वो दूर दूर जाएंगे, स्कैटर करेंगे, तो वॉल्यूम और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने पे डेंसिटी फर्दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? हाई टेम्परेचर पे जो मोशन है, मूवमेंट है जो मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। क्लियर? वो स्कैटर करेंगे, आउटवर्ड्स मूव करेंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये तो है क्या कि वाटर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो वाटर है इसकी रिएक्शन कौन कौन सी टाइप की हो सकती है। तो वाटर की अगर रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहली बात आपको पता है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, और अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। क्लियर? ठीक है। एक ये फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा आपके पास, ग्लूकोज बना देगा, साथ में वाटर, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कर सकता है। थर्ड, और क्या करेगा, अगर हम इसमें किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड डिसॉल्व करें, है ना, तो डेफिनेटली आपके पास एसिड बन जाता है, ये भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस, अगर इसका ऑक्साइड मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो ये फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। क्लियर बेटा? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स अगर डिसॉल्व होते हैं तो एसिड बन जाता है, अगर मेटल का ऑक्साइड डिसॉल्व करेगा ये खुद में तो ये क्या बना देगा, बेस बना देगा। क्लियर हुआ ये रिएक्शंस, ये तो कॉमन सी है, आपने करी हुई है ऑलरेडी। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं और कौन सी पॉसिबल रिएक्शंस हैं वाटर की। तो बेटा वाटर का नेचर क्या होता है, एसिडिक बेसिक, या क्या नेचर होता है वाटर का? एग्जैक्टली, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये देखो, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एज ए बेस बिहेव करता है,
एसिड क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा और ये उस H पॉजिटिव आयन को पिक कर लेता है, तो एज ए बेस एक्ट कर गया। अब यहाँ पे ये बेस है, ये एसिड है, ये एज एसिड एक्ट करेगा, ये अपना H दे देगा, खुद OH बन जाएगा और उसको अपना H दे देगा बेस को। तो डिपेंड करता है कि साथ में इसके कौन है, उस अकॉर्डिंगली एसिडिक या बेसिक एक्ट कर सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। क्लियर? सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जिसमें वाटर एज ए लाइगेंड वर्क करता है। ये लाइगेंड होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो इनका ज्यादा मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ये 12th में करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, अपने लोन पे डोनेट करके भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गई वाटर की। अब हम बात करते हैं वाटर की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पे, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। अब बताओ हार्ड वाटर क्या पढ़ रखा है, क्या होता है हार्ड वाटर? एग्जैक्टली जो लेदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो हार्ड वाटर है, और जो प्रोड्यूस कर सकता है वो सॉफ्ट वाटर है। प्रॉब्लम क्या होती है, लेदर क्यों नहीं बना पाता, व्हाट इज द रीजन? इसमें कुछ सर्टेन एग्जैक्टली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बेटा वो सॉल्ट भी बड़ी तरह के हो सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग जो वाटर है ना, इसका मतलब वाटर की जो हार्डनेस है, वाटर हार्ड कब होता है, जब उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो। तो एक वाटर की हार्डनेस क्या होती है, टेम्परेरी होती है, जो फटाफट से रिमूव हो जाती है। एक होती है आपके पास जो परमानेंट होती है। क्लियर? टेम्परेरी कब होती है, अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो। समझ गए? सॉल्ट बोला ना, सॉल्ट कोई भी हो सकता है। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है, वो इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैल्शियम का क्लोराइड या मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंट है, अगर आपके पास कैल्शियम का कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अलावा अगर आपके पास कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट होगा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसको हम कौन सी हार्डनेस बोलते हैं, परमानेंट। इसका मतलब सॉल्ट कौन कौन से थे, एक थे आपके पास बाइकार्बोनेट्स, एक थे सल्फेट, और एक कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड्स। 3 टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। तीनों में से अगर तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तब तो टेम्परेरी हार्डनेस है, और अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं, क्लोराइड या सल्फेट, तब कौन सी है, परमानेंट हार्डनेस है। अब हम इन दोनों हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे, आप कोई मेथड बता सकते हो हार्डनेस को रिमूव करने का, वाटर को सॉफ्ट बनाना कैसे बनाएंगे? मैं पेज एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, बॉइलिंग कर देते हैं। तो बच्चा बॉइलिंग करने से ना टेम्परेरी हार्डनेस निकल जाती है, परमानेंट नहीं निकलती। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड क्या है, बॉइल कर दो। बॉइल करने से क्या होता है, जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, ये हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होके ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाता है और बाकी रह जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम वेट सही लिख रही थी मैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा। एक्सेस, जब कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और जैसे ही हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो फटाफट से क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देता है। इज इट क्लियर? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो फटाफट से क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। उस प्रेसिपिटेट्स को आप फिल्टर कर लोगे तो हार्डनेस निकल गई वाटर में से, कैल्शियम निकल गया कार्बोनेट के साथ ही। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? कार्बोनेट्स क्या होते हैं, चौक लाइक डस्ट जो होती है, ठीक है, दैट इज कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट को बॉइलिंग करने पे वो ब्रेक डाउन कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट हो गई और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो गया। प्रेसिपिटेट्स को निकाल दो तो हो गई हार्डनेस खत्म, ठीक है। एक मेथड तो ये है बेटा।
दूसरा मेथड आपके पास क्या है? दूसरा मेथड आप इसमें लाइम जो है वो ऐड कर सकते हो, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और इस मेथड को हम बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं। क्लार्क्स मेथड में हम हमारे वाटर में मान लो ऑलरेडी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपना बाइकार्बोनेट से क्या बना देंगे, कार्बोनेट। ये देखो ध्यान से जरा, कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम इसके साथ, तो मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम का क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ब्रेक करके क्या बना देता है, कार्बोनेट बना देता है, साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर? सिमिलरली हियर, ये वाला कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। समझ रहे हो कैसे हो रहा है? इज इट क्लियर? जैसे ही हमने बाइकार्बोनेट में स्लेक्ड लाइम डाला, तो हमारी जो मेटल प्रेजेंट थी उसने अपना सिंपल हाइड्रोक्साइड बना लिया। कैल्शियम ने इस बाइकार्बोनेट को कैसे रिमूव किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना के। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट के तो फिर से प्रेसिपिटेट बन जाने हैं, बस निकाल दो, ठीक है। तो ये बेटा कुछ मेथड्स थे कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस हो। अब हम बात करते हैं कि अगर परमानेंट हार्डनेस हो तो फिर क्या करना चाहिए। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल मेथड्स ऑप्ट करेंगे। तो आप क्या करते हो, एक तो घर पे ही आप मेथड यूज करते हो वॉशिंग सोडा वाला, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कैल्शियम का क्लोराइड प्रेजेंट था, आपने डाल दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या करेगा, क्लोराइड बना लेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। ये फिर से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, खत्म हो गई रिमूव हार्डनेस। इज इट क्लियर? देखा, तो जब आप सर्फ डालते हो पानी में तो आप देखते हो ना, इन द एंड नीचे काफी डस्ट वगैरह पार्टिकल्स, अगर वाटर को सेटल करने के लिए रखते हो ना थोड़ी देर, तो आपको दिखेगा नीचे कुछ प्रेसिपिटेट्स आते हुए, बड़ी डस्ट लाइक जो है प्रोडक्ट नीचे आपको दिखेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बेटा, तो वॉशिंग सोडा भी ऐसे रिप्लेस करके आयंस को जो है इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकता है। इसके अलावा ना हमारे पास एक जियोलाइट्स होते हैं बेटा, ठीक है। जियोलाइट्स को हम एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं सर्टेन रिएक्शंस में, और मेन इसको हम अगर किसी पर्टिकुलर आयन को पिक करना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। और जियोलाइट्स का जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड क्या करेगा, एक्चुअल में जियोलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप ये सोच लो कि जियोलाइट्स एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें सोडियम आयन प्रेजेंट है। समझ गए, सोडियम आयन क्या है, प्रेजेंट है। अब जैसे मान लो जियोलाइट इज जेड और साथ में सोडियम प्रेजेंट है, ये आपका जियोलाइट है। आपने अपने वाटर में उसको ऐड किया, जैसे ही उसको ऐड करा, सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। कैल्शियम को कौन पिक करके ले जाएगा अपने साथ, जियोलाइट, ठीक है। कैल्शियम को कौन पिक करेगा, जियोलाइट। और सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, तो बना देगा सोडियम क्लोराइड। तो आयन एक्सचेंज समझ रहे हो कैसे हो रहे हैं, जियोलाइट गया, उसके पास सोडियम आयन था, वो उसने वाटर में छोड़ दिया, और वहां पे वाटर में जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट था उसको पिक करके, इसके पास एक कैविटी होती है ना, कैविटी, उसमें आ सकता है, तो अपनी कैविटी में वो कैल्शियम को लेके निकल जाता है। समझ रहे हो जियोलाइट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, अपनी कैविटी में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस को वो पिक कर रहे हैं, सोडियम आयन को उसकी जगह पे रिलीज कर रहे हैं। तो सोडियम तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और जियोलाइट के बीच में कौन चला जाएगा, आपका कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन। इज इट क्लियर, यस और नो, बच्चे बताओ। अब
एक और मेथड है जो बहुत स्पेशल है, वो भी जियोलाइट के जैसे वर्क करता है, उसको हम बेटा सिंथेटिक रेजिन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन मेथड में भी क्या होता है, सेम ही एक्शन होता है, आयन एक्सचेंज। ठीक है, अब इसमें आयन एक्सचेंज क्या होते हैं, हम ना कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, काफी लार्ज सा, इसके पास में ना ये सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, पहले उसको सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके पास सोडियम आयन चला जाता है और ये चला जाता है इसके साथ, क्या बन जाएगा, SO2 एंड HCl। अब इसको हमने यूज करना है, मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ सोडियम आयन है, इसको हमने यूज करना है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको डाल दिया वाटर में, वाटर में प्रेजेंट है आपका हार्ड आयन, ये फिर से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज, आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो कैल्शियम को लेकर निकल जाएगा और सोडियम बना लेगा क्लोरीन, सो हार्डनेस इज अगेन रिमूव। ठीक है, तो ये मेथड भी यूज करे जाते हैं और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, ठीक है, केटाइन एक्सचेंज रेजिन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सल्फोनिक आयन ऑलरेडी सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको हम पहले तो सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये चीज बनाते हैं, फिर ये वाटर को सॉरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होती है। इज इट क्लियर? यस और नो? तो अब एक मैं लास्ट मेथड बता रही हूँ बेटा, ठीक है, उसके बाद में डन, आपका चैप्टर कंप्लीट। तो एक और मेथड है, सारे बेसिकली बेटा आयन एक्सचेंज पे वर्क कर रहे हैं। अब एक और मेथड है जिसको आप लोग कौन सा बोलते हो, कार्गन्स मेथड। ठीक है, मेरा फोन डेड होने वाला है। हम कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, कार्गन्स मेथड। कार्गन मेथड का मतलब है हम कार्गन को ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये रहा आपका सॉल्ट, हमने इसमें ऐड कर दिया कार्गन। कार्गन क्या है, Na6P6O8। जब ये जाएगा मैग्नीशियम को पिक कर लेगा, अपने 2 सोडियम आयन छोड़ देगा। ठीक है, तो इसने 2 सोडियम आयन छोड़ दिए, उन्होंने NaCl बना लिया, खुद इसने क्या करा, इसके पास Na4 रह गए और एक मैग्नीशियम ले लिया, P6 है, O8 है। तो अगेन बेसिकली सोडियम और मैग्नीशियम का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, बट एक्सचेंज करने के लिए हम वैरायटी ऑफ जो चीजें हैं वो यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? होप टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा।